सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन है। 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है t⁴ + 1 अपॉन t⁴ 6 + 1 को। इसमें अलग अलग अप्रोचेज हो सकती है। डिनोमिनेटर में तो क्या है t⁴ 6 + 1, इसको अगर अपन फैक्टराइज करने की भी कोशिश करें तो t² + 1 एक फैक्टर इसमें आ जाएगा। न्यूमरेटर को भी अपन t² + 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं होल स्क्वायर बना के। बट इसमें अपन एक काम और करते हैं, लेट्स कॉल दिस इंटीग्रल i। सो इसमें हम क्या करते हैं t² + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर ये मिलेगा अपन को है ना t² + 1। अगर अपन a³ + b³ भी लगाए, हम इसी t² + 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। सो जैसे न्यूमरेटर में तो हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं दोनों को, तो इसमें t² × t² t⁴ 6 1 इसके साथ लिख देते हैं है ना, और बाकी जो बचा वो t⁴ + t² वो लिख देते हैं। और यहां से इसके अपन दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं। दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे, एक बार इसको t⁴ 6 + 1 के साथ डिवाइड करते हैं और एक बार t⁴ + t² के साथ। देखें t⁴ 6 + 1 से जैसे आप इसको डिवाइड करोगे t⁴ 6 + 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1 अपॉन t² + 1। फर्स्ट पार्ट में ये बचेगा है ना। सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा, जब अपन t⁴ + t² से डिवाइड करेंगे, t² आप कॉमन लो, बचेगा क्या t² + 1, तो यहाँ t² + 1 विल गेट कैंसिल्ड, व्हाट रिमेन्स इज t⁴ 6 + 1 इन डिनोमिनेटर ओनली, ये बचेगा खाली। तो इसको दो पार्ट्स में अपन ने ब्रेक कर लिया। फर्स्ट पार्ट के लिए तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है tan 1 t 1 से लेके 2 तक। सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या कर लेना है, इसके लिए तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं tan 1 t, लिमिट भी पुट कर दे तो इट बिकम्स tan 1 2 माइनस tan 1 1, और ये tan 1 1 तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखें क्या करें, यहाँ पे t² नीचे t⁴ 6, तो इसको तो आप एक काम करो, यहाँ पे अपन लिख देते हैं डिनोमिनेटर में t³ का स्क्वायर + 1, ऊपर t² है तो इसको 3t² लिख देते हैं, 3 से डिवाइड भी कर देते हैं बाहर, ये कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो t³ ऊपर 3t², t³ को अगर अपन कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं y, तो ऊपर 3t² हट जाएगा ऐसे। सो यहाँ तो इसकी वैल्यू तो आई गई है tan 1 2 माइनस π/4 हो गया, और उसके बाद +1/3, और यहाँ तो क्या हो जाएगा जैसे अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर दें y, सो ऊपर बन जाएगा dy और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y² + 1। लिमिट चेंज हो जाएगी, t की जगह 1 है तो t³ को अपन ने y लेट किया तो 1 ही आ जाएगा, t³ = y, t की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2³ यानी कि 8, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो जितना ये क्वेश्चन, जिस तरह का ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ जाएगा अगेन सेम फॉर्मूले से tan 1 y, और अपर माइनस लोअर लिमिट, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहां से इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर आ जाएगा tan 1 8 माइनस tan 1 1, अगेन it will be written as π/4, so 3π/4 minus 3π/4 minus π/4 becomes minus pi, और बाकी जिस फॉर्म में भी आंसर आ रहा है अभी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ऑप्शंस किस फॉर्म में है, वो उस पर डिपेंड करेगा इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है। बट इंटीग्रेशन के लिए अगर अपन देखें किस कंसेप्ट से अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अप्रोचेज अलग अलग हो सकती हैं जैसे हमने कहा। सो यहाँ तक हम इसको ही छोड़ देते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा tan 1 8 into 1/3 plus tan 1 2 minus pi। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक fx x² + 2x + 5 एंड बोल रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ f of 1/t = 0 एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा। तो ये बहुत आसान सा सवाल है क्वाड्रेटिक में। जैसे अगर अपन डायरेक्ट 1/t लिखते हैं अपन यहाँ पे, आप डायरेक्ट 1/t पुट कर ही दो, 1/t² + 2/t + 5, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आप इसको सॉल्व करते मतलब सिंप्लीफाई करेंगे 5t² + 2t + 1 है ना अपॉन t², तो उसने बोला f of 1/t = 0 करके जो इक्वेशन बन रही है, तो वो इक्वेशन तो क्या बनेगी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 5t² प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और बोल रहा है इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। इतना आसान सवाल है। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यहाँ से आप क्या लिख दोगे, -b/a -2/5 और -2/5 यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1। आगे बहुत आसान सा सवाल था क्वाड्रेटिक पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आसान सी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x मल्टीप्लाइड बाय ln x इंटू लॉग x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लॉग x y2, मतलब 2 पे वैल्यू दी हुई है y की 2 के बराबर एंड पूछा है x इक्वल टू e पर y की वैल्यू। सो देखकर ही पता लग रहा है जिस फॉर्म में ये इक्वेशन गिवन है वी कैन रिड्यूस इट टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, x log x से डिवाइड करना है। सो इट बिकम्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन x log x इक्वल्स टू में x स्क्वायर log x log x से डिवाइड करेंगे ओनली x बचेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सिंपल सा अप्रोच है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा e की पावर में dx अपॉन x log x। सो अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, log x को आप t सब्स्टिट्यूट करोगे 1 अपॉन x dx बिकम्स dt। सो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। सो वो log t दैट मीन्स इसकी पावर में आ जाएगा log t मीन्स t की जगह log x है। सो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ये इजीली इंटीग्रेट कर पाएगा हर कोई, है ना इसको, तो ये आ जाता है। अब log की प्रॉपर्टी से e की पावर में log, तो ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा ओनली ये वाला log x प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो इजीली यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल रहा है अपन को, है ना। इंटीग्रेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, बहुत इजीली कर पाएगा हर कोई बच्चा। तो log x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड इज x। तो ये है भाई प्लस द कांस्टेंट पार्ट c। अब यहाँ पे इसको अगर अपन को इंटीग्रेट करना है, इसके लिए क्या करें, x इंटू ln x के लिए इसमें अपन लगा देते हैं बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। log x को फर्स्ट और x को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे, तो इजीली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू में हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, इजीली बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर पाएंगे। log x एज इट इज रहेगा, ठीक है, और सेकंड फंक्शन x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। सेकंड पार्ट में log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय एक्स और एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय 2 उधर से आ गया और फिर x बचेगा, x को फिर से एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन का काम बहुत इजीली हो रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते टाइम भी, और यहाँ पे भी बाय पार्ट्स से अपन इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, और जैसे ही फिर ये सॉल्यूशन आ गया, अपन एक काम करते हैं y लिख देते हैं यहाँ पे। y log x से डिवाइड करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 log x प्लस c अपॉन log x, है ना। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन को बोला है x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आपको सिंपली x की जगह 2 पुट करना है और x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू भी 2 दी हुई है, वो पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट साइड में भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 स्क्वायर बाय 2 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर 4 बाय 4 कैंसिल, 1 अपॉन log x इधर बचा प्लस c अपॉन log x, ठीक है, और 2 2 कट हो गया, 1 अपॉन log x से log x कट हो गया। c की वैल्यू मिल रही है इजीली 1 के बराबर, और c की वैल्यू जैसे 1 आ जाती है, अब आपको क्या करना है, x की जगह e पुट कर देना है। जैसे आप x की जगह e पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो e स्क्वायर बाय 2 ये आ गया फर्स्ट टर्म में, log e दोनों जगह 1 हो जाएगा, e स्क्वायर बाय 4 इधर आ रहा है, प्लस c की वैल्यू 1 आ चुकी है, log e भी 1 के बराबर ही है। सो ये आ रहा है e स्क्वायर बाय 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, तो e स्क्वायर बाय 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 4 बिकम्स e स्क्वायर बाय 4 साथ में प्लस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू e, और ये जैसे अपन को इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो एक आसान से सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन जो बन रहा है वो इनसे बन रहा है y लेस देन और इक्वल्स टू sin x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ cos x माइनस sin x।
और इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2 का। देखें इसके दो पार्ट है, y लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स, ये तो अपन समझ जाएंगे इजीली। 0 से π/2 तक का जो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ से नीचे वाला पोर्शन वो अपन को देखना है ना। और साथ में अपन को ये भी देखना है इस ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच बनेगी y ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, तो इसके लिए जो ब्रांच बनेगी 0 से π/2 तक के लिए उसके ऊपर वाला रीजन अपन को देखना है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, सेकंड वाले में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इजीली अपन प्लॉट कर लेंगे। इसको अपन देखते हैं लेफ्ट साइड के लिए। सो लेट्स कॉल दिस एफ एक्स, वाई इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू, इसको अपन देख लेते हैं एज ए फंक्शन कॉस वाई इक्वल टू एफ एक्स, बेसिकली मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका एक रफ पिक्चर अगर अपन को प्लॉट करना है गिवन इंटरवल में, सो इसको अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। 0 से π/2 का इंटरवल है, कॉस माइनस साइन है, तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो अपन कॉस माइनस साइन का ग्राफ अगर डायरेक्ट प्लॉट कर सकें किसी तरह से, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके भी अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंपली इसको डिफाइन कर देते हैं मॉडुलस को। सो 0 से π/4 में तो कॉस साइन से बड़ा होता है, सो ये मॉड डायरेक्ट हटा देंगे अपन, है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है। और π/4 से π/2 तक के लिए साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से, सो मॉड इस तरह से हट जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके। एक रफ पिक्चर अगर प्लॉट करना है, यहाँ पे अपन एफ डैश एक्स लिख देते हैं। एफ डैश एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो यहाँ से क्या है, इजीली हमें समझ में आ जाएगा जिस तरह का ये एक्सप्रेशन बन रहा है एफ डैश एक्स, है ना, दोनों ही एक्सप्रेशन, दोनों ही ब्रांचेस, दोनों ही डेफिनेशन में जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है भाई, यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, ये साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब गिवन इंटरवल 0 से π/4 हो या π/4 से π/2 हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन एक्स भी पॉजिटिव कॉस एक्स भी पॉजिटिव, सो फर्स्ट डेफिनेशन में जो एक्सप्रेशन है ये तो ऑलवेज नेगेटिव हुआ और ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। तो इस इंटरवल में 0 से π/4 तक के इंटरवल में ये एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है, और π/4 से π/2 तक के इंटरवल में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है ना। फर्स्ट में ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड इंटरवल में पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट इंटरवल में 0 से π/4 के इंटरवल में एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और π/4 से π/2 तक के इंटरवल में एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। हमको एक रफ पिक्चर प्लॉट करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रफ पिक्चर बना लेते हैं अपन जल्दी से। 0 से π/4 और फिर π/4 से π/2, पहले डिक्रीजिंग होगा 0 से π/4 में, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है। सो 0 पर वैल्यू देख लेते हैं, 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 1 sin 0 0, सो यहाँ से मान लो 1 यहाँ पर है ना, 0 पर वैल्यू 1, और π/4 तक डिक्रीज कराना है, सो π/4 पे तो ये 0 है ना, cos π/4 sin π/4 दोनों बराबर है, तो ये 0। तो ऐसे रफ पिक्चर बना देते हैं कि एक डिक्रीजिंग है, इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है। π/4 से वापस स्टार्ट होगा तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ ये इंक्रीजिंग है क्योंकि एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है इस इंटरवल में, सो π/4 पे वैल्यू तो 0 ही है, π/2 तक जाना है, π/2 पे cos वैल्यू 0, sin π/2 हो जाएगा 1, तो ये वापस ऐसे इंक्रीजिंग एक ग्राफ बना देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तक चला गया, ये बन गया ग्राफ ऑफ एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब अपन को पता है क्या करना है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और अपन को y ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, दैट मीन्स अपन को इसके ऊपर जाना है, इस ब्रांच के ऊपर जाना है। अब साथ में किसको देखना है, y इक्वल टू साइन एक्स, और उसके नीचे वाला पोर्शन y लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स है, π/2 पर साइन एक्स की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो वो पॉइंट यहीं पे जाके मिलेगा वापस सेम, और साइन एक्स को तो अपन जानते ही है, वो ऐसा बन जाएगा एक ग्राफ साइन एक्स का। अब अपन को ये तो दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और दूसरा ये जो अपन ने ग्राफ बनाया ना, ये डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। सो इसके ऊपर एफ एक्स के ऊपर और साइन एक्स के नीचे वाला पोर्शन ये अपन को चाहिए, तो ये वाला पोर्शन अपन को रिक्वायर्ड है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया किस तरह से फाइंड किया जाए, इसको अपन दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये पॉइंट इसको नाम देते हैं ए, है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ए से लेके π/4 तक अपन एक एरिया निकालेंगे, दिस ब्रांच माइनस एफ एक्स की दिस ब्रांच, मतलब ये तो साइन एक्स हो गया, इसमें से एफ एक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सेपरेट कर रहे हैं। π/4 से π/2 तक के लिए आपको क्या करना है, साइन एक्स में से आपकी बार सेकंड वाले ब्रांच को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली। उसके लिए अपन को जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट की। ये पॉइंट कैसे निकाले,
तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है एफ एक्स का, उसको अपन साइन एक्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो हम बोल देंगे फॉर पॉइंट ए, है ना, फॉर पॉइंट ए साइन एक्स और फर्स्ट डेफिनेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दोनों बराबर है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स फर्स्ट ब्रांच ऑफ एफ एक्स और दूसरा तो साइन एक्स है ही सही, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहां से अपन को मिल रहा है कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, यानी कि एक्स के अकॉर्डिंग बात करें tan x लिख सकते हैं इसको, tan x इक्वल टू 1/2। और अगर x फाइंड करना हो तो इसको आप नाम दे सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/2, ऐसे, है ना। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लो अल्फा बोल देते हैं ना, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 ऐसे भी बोल देते हैं, क्योंकि x की टर्म में तो अपन वहां पे एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं इंटीग्रेट करते टाइम। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा बोल देते हैं ना, अल्फा यानी कि tan इनवर्स 1/2, tan अल्फा इक्वल टू 1/2। साइन अल्फा अगर लिखना पड़े तो 1/√5, कॉस अल्फा लिखना पड़े तो 2/√5। ओके, ये सो अब अपन एरिया लिख रहे हैं a से लेके b तक, है ना। एक तरह से लिखेंगे अल्फा से π/4 तक इंटीग्रेट करेंगे साइन x माइनस दिस ब्रांच कॉस माइनस साइन, और π/4 से π/2 तक के लिए साइन x माइनस सेकेंड ब्रांच साइन x माइनस कॉस x। तो ये देखते हैं, एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू अल्फा से π/4, इसके लिए साइन x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट ब्रांच कॉस x माइनस साइन x को, और फिर π/4 से π/2 तक जाना है, साइन x में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड ब्रांच को साइन x माइनस कॉस x को। ठीक है, तो यहां पे अब अपन को इंटीग्रेट किसको करना है, देखिए साइन x 2 साइन x, तो ये 2 साइन x माइनस कॉस x को इंटीग्रेट करना है अल्फा से π/4 तक। ओके, और यहां पे किसको इंटीग्रेट करना है, साइन x तो हो गया कट, खाली कॉस x बचा हुआ है जिसको अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं π/4 से π/2 तक। तो इंटीग्रेशन का काम बहुत आसान है, साइन x का इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन हो गया साइन x, इसमें आपको लिमिट पुट कर देनी है अल्फा से π/4, इधर भी कॉस x का हो गया साइन x π/4 से π/2 तक। वैल्यू पुट करें तो ये -2 cos π/4 इज 1/√2 माइनस साइन π/4 1/√2, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस में 2 cos अल्फा माइनस में साइन अल्फा। ठीक है, और प्लस साइन π/2 इज 1 माइनस साइन π/4 इज 1/√2। थोड़ा सिंप्लीफाई और करें तो ये -√2 माइनस 1/√2 माइनस √2 माइनस 1/√2 माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, 2 cos अल्फा, तो 2 cos अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 2/√5, tan अल्फा अपन को पता है ना 1/2 के बराबर है, सो cos अल्फा विल बी 2/√5 प्लस साइन अल्फा इज 1/√5 प्लस 1 माइनस 1/√2। तो देखो यहाँ पे -√2 माइनस 1/√2 इज -2/√2, दैट मीन्स -√2 अगेन, सो ये -2√2 तो यही हो गया, सो -2√2 तो यहाँ हो गया प्लस 1 एज इट इज, सो 1 माइनस 2√2 ये तो इसकी वजह से आ गया 4/√5 प्लस 1/√5, दैट मीन्स 5/√5, 5/√5 is what? √5 only. So the area is coming out to be √5 plus 1 minus 2√2, और ये है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 में √5 plus 1 minus 2√2। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें दो मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का 2 के बराबर, मैट्रिक्स बी दी हुई है सेकंड ऑर्डर की, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पे बी इंटू ए, इसमें दो एलिमेंट्स अननोन है अल्फा एंड बीटा, उसके अलावा दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड ट्रेस ऑफ ए इज गिवन टू बी एस, देन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इंटू एस अपॉन अल्फा। सो देखें इसमें क्या किया जाए, ए का तो खाली डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए के बारे में बता रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हुए अपन एक मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं जिसमें ट्रांसपोज ए के बराबर ही है, तो वो कुछ ऐसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स होगा,
ए बी बी सी, इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स होगा। और इसके लिए अपन को एक और दिया हुआ बी इंटू ए, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट तो आ ही जाएगा भाई, एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी जाएगी। डिटर्मिनेंट ए जो अपन को दिया हुआ है ना 2, यहाँ से वो आ रहा है ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना 2 के बराबर, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। इसके अलावा b इंटू ए जब अपन लिखेंगे, b इंटू ए ये दिया हुआ है ना 2 1 और 3/2, ठीक है। और a मल्टीप्लाई करते हैं b b c, सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b 2b प्लस c, यहाँ से 3a प्लस 3b/2 और 3a प्लस 3b/2 और 3b प्लस 3c/2, ऐसे ये इक्वेशन बन रही है 2a प्लस b 2b प्लस c और 3a प्लस 3b/2 3b प्लस 3c/2। अच्छा, ये अपन को दिया हुआ है b इंटू ए 2 1 अल्फा बीटा, तो यहां से कुछ इक्वेशंस और बनेंगी कंपेयरिंग दीज टू मैट्रिसेस। सो अपन को यहाँ पे इतनी इक्वेशंस और मिलेंगी, 2a प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा 2, और नंबर्स अगर अपन दे दें सबको, नंबर 1 नंबर 2 है ना, और उसके अलावा 2b प्लस सी इक्वल्स टू 1, नंबर 3a प्लस 3b/2 इक्वल टू अल्फा, नंबर 4, उसके अलावा 3b प्लस 3c/2 इक्वल्स टू बीटा, नंबर 5। So now we have 5 equations basically, a b c alpha beta, and we have 5 equations also। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर पाओगे वैसे तो इजीली एलिमिनेट करते हुए 1 by 1, है ना। तो जैसे एलिमिनेट करो, a और b में एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है, अल्फा के साथ यहाँ पर है, बीटा के साथ है यहाँ पे b और c, यहाँ पे a b c में बेसिकली 3 इक्वेशंस है हमारे पास। सबसे पहले उसी को सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। तो जैसे a और c दोनों को b की टर्म्स में रख दें, यहाँ पे a और c दोनों की वैल्यू b की टर्म्स में यहाँ रख देंगे, सो b की वैल्यू आ जाएगी। सो जैसे b की वैल्यू आ जाएगी फिर a और c दोनों आ जाएंगे, a और b दोनों आ गए तो फिर अल्फा और बीटा यहाँ से आ जाएगा, है ना। सो बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है, इन इक्वेशंस को अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 2 3 साइमल्टेनियसली, देन विल गेट द वैल्यूज ऑफ a b c, और वो वैल्यूज क्या मिलेंगी, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम 1 2 एंड 3। यहाँ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला कंसेप्ट है, सिंपल से a और c को एलिमिनेट करके सब वैल्यूज आप निकाल लोगे। सो a की वैल्यू आ जाएगी 6/5, b की वैल्यू आ जाएगी -2/5 और c की वैल्यू आ जाएगी 9/5, ये आप चेक कर सकते हो, है ना। सो ये 3 वैल्यू इधर से आ जाएंगी, और इधर से फिर जैसे वैल्यूज आ गई a और b इधर रखेंगे अल्फा आ जाएगा, सो अल्फा की वैल्यू इधर से आ जाएगी 3 के बराबर, और सिमिलरली b और c की वैल्यू इधर रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर, ठीक है। अब ये वैल्यूज अपन निकाल लेंगे यहाँ से सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, और ट्रेस ऑफ a दिया हुआ है s, सो s क्या हो गया, ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a का मतलब a प्लस c, सो a प्लस c, a और c की वैल्यूज आप पुट कर दो यहाँ पे, 6/5 9/5 15/5 दैट मीन्स 3, सो बीटा की वैल्यू है 3/2, s की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3/2 अपॉन अल्फा, यानी कि 3 कट हो जाएगा, सो आंसर वुड बी 3/2 ओनली। सो वैल्यू ऑफ बीटा इंटू एस अपॉन अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 3/2, और इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 99 के the middle term in the expansion of 2 plus 1 by root 2 to the power 200 is alpha। then एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है 200c 99 अपॉन इंटू 2 इंटू k अपॉन अल्फा, इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करके दिया है 2 पावर t इंटू m अपॉन n, m एंड n आर टू बी ऑड, एंड देन वी आर टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर t, n। ये ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा अपन को, है ना। सो अब इसमें दो काम है बेसिकली, एक तो अपन को फर्स्ट जो बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स पावर 99, अब इसमें वैसे तो ये थोड़ा मतलब सिंपल सा काम हो जाता है, 1 प्लस एक्स पावर, ये बाइनोमियल में अगर आप कोफिशिएंट लिखो तो यहाँ पे केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आएंगे, है ना। ऑड पावर्स ऑफ एक्स का अगर कोफिशिएंट लिखने हैं, वैसे तो अपन इन जनरल इस तरह के
एक्सप्रेशन में निकाल लेते हैं, पर इसको अगर आप लिखोगे तो जो k दिया हुआ है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x k, तो k किसके बराबर है? ऑड पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट के सम के बराबर है। 99c1, इसके बाद आएगा 99c3 एंड सो ऑन, यानी कि 99c 99 तक ये जाएगा, है ना, पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 3 5 से लेके ऑड इंडेक्स आ रहे हैं लोअर इंडेक्स में। तो ये अब इसके लिए अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट है ना भाई, अल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम सारे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, सारे हैं 1 से लेके लास्ट तक जा रहा है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है ना, NC1 NC3 NC5 एंड सो ऑन, इसका सम क्या होता है 2 की पावर n-1, सो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 98, ठीक है ना। सो ये तो अपने को मिल गया 2 पावर 98। दूसरा मिडिल टर्म की बात आ रही है, सो मिडिल टर्म भी हम डायरेक्ट बता पाएंगे भाई, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सी होगी भाई, पावर है 200, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक्सपेंशन की लिखी जाए ओवरऑल तो इसमें आएगी 201, और नंबर ऑफ टर्म्स है एक ही मिडिल टर्म होगी, सो 201 नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म किस पोजीशन पे आएगी, आप डायरेक्ट पता लगा लेंगे, एक मिडिल टर्म आधी पहले 100 पहले तो 101, तो T101 जो मिडिल टर्म है वो अल्फा दिया हुआ है, सो इसको आप लिखोगे जल्दी से T100 + 1 करके, सो ये आ जाएगा 200C100 1/√2 की पावर 100, और ऊपर आ जाएगा 2 की पावर में बची हुई पावर 100, तो ये अल्फा जो मिलेगा ये मिल रहा है 200C100 2 की पावर 100/2 पावर 50, दैट मीन्स इट इज 2 पावर 50, राइट, ये मिल रहा है अपन को अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें अल्फा आ गया, के आ गया, अब अपन को तो क्या करना है बेसिकली 200C99 इंटू के, इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, के और अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, सो 200C99 इंटू के का मतलब कितना आ गया था 2 की पावर में 98, ठीक है, अपॉन अल्फा, और अल्फा में आ रहा है 200C100 इंटू 2 की पावर 50। अब देखो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जिस तरह के हैं यहाँ पे, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए बेसिकली, NCR/NCR-1, ये उसका रेसिप्रोकल है, NCR नीचे है, ऊपर NCR-1 है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है n-r+1/r, सो n-r 200 - 100 + 1 101 अपॉन r की जगह कितना है 100, ये तो प्रॉपर्टी हो गई डायरेक्ट। उसके अलावा न्यूमरेटर में कितना बच रहा है 2 की पावर 48। अब लेकिन जिस तरह से इसने लिख के दिया है ना 2 की पावर में कुछ होना चाहिए m/n, m और n दोनों ऑड इंटीजर होने चाहिए, है ना, सो न्यूमरेटर में नीचे तो ऑड इंटीजर आ रहा है, ये और रिड्यूस हो भी नहीं सकता है, ऊपर 100 है, इसमें अगर आप ऑड इंटीजर बनाने की कोशिश करोगे तो 2 स्क्वायर हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 25 रह जाएगा अपॉन 101 एज इट इज, 2 स्क्वायर को अपन 2 पावर 48 के साथ मल्टीप्लाई किए, देन इट बिकम्स 2 पावर 50। सो अब ये बिल्कुल उसी पैटर्न में आ गया जिस पैटर्न में इसने दिया हुआ है। सो उसके कंपेयर करें तो t की वैल्यू आ रही है 50, और साथ में अपन को जरूरत किसकी है n की, सो n जो डिनोमिनेटर में है वो है 101, सो जो ऑर्डर पेयर बन रहा है t और n का वो बन रहा है 50 101, सो 50 के साथ 101 अपन को जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 में 50, 101 इज द करेक्ट ऑर्डर्ड पेयर, ओके।